टॉपिक चल रहा मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, मनी कैपिटल एंड कैपिटल मार्केट, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। हाँ, मालूम है कि थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन मैं क्लैरिटी ओवर लेंथ की बात करता, मतलब क्लैरिटी ज्यादा जरूरी है, भले ही लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाए, राइट। तो होपफुली आपको पिछले लेक्चर में एक एक चीज क्लियर हुआ होगा। तो ये सेकंड पार्ट है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। ये इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको कॉपी मार्क करना है फ्रॉम 1 to 20, क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट का रखना है ध्यान। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लिए, याद करो। यह क्वेश्चन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं पहले के किसी लेक्चर में। बोला वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। बिल्कुल गलत है, नहीं सॉरी, बिल्कुल सही है, क्योंकि सीपीआई में वो होता है लगभग 46%, जबकि डब्ल्यूपीआई में इसका वेटेज होता है 24 या 26%, 24% आई थिंक। अच्छा, क्या रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं रटना है, मेरे को याद था इसलिए बता दिया, है ना। बस ये ध्यान में रखो, सीपीआई में ज्यादा होता है डब्ल्यूपीआई के कंपैरिजन। दूसरा, डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विस विद सीपीआई डज। बिल्कुल सही बात है, सीपीआई में सर्विसेज भी इंक्लूड होती है, जबकि डब्ल्यूपीआई में नहीं होती है। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई, क्या एज इस मेजर। बिल्कुल गलत, सीपीआई को किया है। किसको? सीपीआई को। उर्जित पटेल कमेटी 2014 में उन्होंने ये बताया कि आप सीपीआई को करो, ना कि डब्ल्यूपीआई को, इसलिए तीसरा गलत। पहला दूसरा सही, करेक्ट आंसर हो गया। अब बोलोगे सर इतना जल्दी क्या है, इतना जल्दी जल्दी क्यों बता रहे? भाई ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी इसी इकोनॉमी सीरीज में किसी लेक्चर में, दैट्स वाई इतना जल्दी करा। ऑलरेडी ये सारा कुछ समझा चुका हूँ एवरीबॉडी, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ये रहा डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में क्या इंपॉर्टेंट क्या डिफरेंसेस और डिफिनेशन, है ना, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डिफिनेशन क्या है डब्ल्यूपीआई का और सीपीआई का? पब्लिशिंग ऑफिस कौन है, कमोडिटीज क्या क्या है, इन्फ्लेशन मेजरमेंट क्या है, आप चाहो तो एकदम अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी अपन ने कर लिया है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने किया है। मैंने क्या कहा था, आपके पास एक बड़ा सा बैग है, ठीक है, बोल रहा। अब उसमें मान लो कि दो पॉकेट है, एक इधर एक इधर, दो पॉकेट, एक पहला पॉकेट हो गया है, दूसरा पॉकेट। अब एक पॉकेट का नाम है डीडी और दूसरे का नाम है मनी, मतलब करेंसी। अब बताओ कि डीडी से, डिमांड डिपॉजिट से आप उठा के करेंसी में डाल दो 1 लाख रुपया, कितना? 1 लाख रुपया। तो ओवरऑल बैग पे क्या फर्क पड़ा? अब बोलो कैसे? बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा बैग में तो, बैग से तो निकला नहीं, एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में ही गया। तो यही सिस्टम है इस क्वेश्चन का। पूछ रहा है कि पूरे इकोनॉमी में मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा बैग क्या है? मनी सप्लाई है, मार्केट है, इकोनॉमी है, ठीक है। अब उस इकोनॉमी में एक डिमांड डिपॉजिट और करेंसी है ना, ये सब के सब क्या है? उसके छोटे छोटे पॉकेट है, ओके। तो एक पॉकेट से निकाल के दूसरे में डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लीव इट अनचेंज, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन टर्म ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक। देखो, अब मान लो कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, आपको समझ रहे हो क्या? फिर भी मैं आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कराने का तरीका है ना, सहूलियत सिखाने वाला हूं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट पढ़ लिया। दूसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इतना इज टू प्रोवाइड फंड्स टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अब ध्यान समझो, याद कीजिए मैंने क्या समझाया था। हमने एक कॉमन सेंस ये डेवलप किया था कि जब भी यूपीएससी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ दे तो उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब भी किसी टर्म को एक्सप्लेन करे, स्कीम को एक्सप्लेन करे, ऑर्गेनाइजेशन के काम को एक्सप्लेन करे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सही होता है। तो इस हिसाब से पहला गलत, दूसरा सही, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया इस क्वेश्चन को डील करने का। तो आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब दूसरा तरीका डील करने का देखो ध्यान से, कि पहला ध्यान से पढ़ो तो पता चलेगा कि जो डीसीसी बीज है, मतलब ये सारी की सारी बैंक है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उनका वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। जबकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा वैल्यू में, है ना, कौन देता है लोन? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक देती है, ठीक है क्या? हर जगह, मोस्टली हर जगह। तो इसलिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हमेशा पहले नंबर पे आएगा, ना कि बाकी बैंक आएगा। तो इसलिए पहला गलत हो गया, और दूसरा कॉमन सेंस से आप कर सकते हो कि हाँ सर जेनरिक स्टेटमेंट है, दैट्स वाई करेक्ट होगा। तो ये दो अप्रोच मैंने आपको सिखाया ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बोलो एकदम क्लियर हुआ? अरे बोलो भाई, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। होपफुली आपको रटने की जरूरत ना पड़े, यहाँ पे अपन समझेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट इज बैंक इज गोइंग टू गिव इट्स लोन टू। बिल्कुल सही है, प्रेजेंट रिस्क और फ्यूचर रिस्क। अच्छा ऐसे समझो ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कोई भी फर्म कंपनी, है ना,
वो अपने लोन को रिपेमेंट कर देगी कि नहीं कर देगी, ठीक है। वो पर्टिकुलर रेशियो ये चीज बताता है। जितना ज्यादा उसका रेशियो होगा, है ना, क्या, जिसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ज्यादा होगा तो उसको रीपेमेंट करने का, लोन को चुकता करने का जो उम्मीद है ना, जो चांसेस है वो ज्यादा होगा, ठीक है क्या। अब इसके बेसिस पे देखो, ये जो है प्रेजेंट रिस्क को भी मेजर करता है, इमर्जिंग रिस्क को भी मेजर करता है, सही। आगे बोला हायर बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द वर्स इज एबिलिटी, नहीं वर्स नहीं, बेस्ट। तो इसलिए तीसरा गलत, पहला दूसरा सही, आंसर आ गया ऑप्शन ए। बोलो क्लियर, गुड। चाहो तो एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, होपफुली मैंने समझाई दिया आपको, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ठीक। कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट, मान लेते हैं आपको नहीं पता, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तो पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, मान लो ये भी नहीं पता। कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल यूज फॉर इंटरबैंक ट्रांजेक्शन, ये तो पता है आपको, बिल्कुल। अगला, जीरो कूपन बॉन्ड आर दी इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म, भाई जीरो कूपन ऑलरेडी बोला, जीरो कूपन मतलब जीरो का कुछ तो मतलब होगा ना। आर दी इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म, तो इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म बॉन्ड है एवरीबॉडी, तो इसलिए चौथा गलत हो गया। चौथा गलत, चौथा गलत, आंसर कौन सा है हमारा, तीसरा होना ही होना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी में ही तीसरा है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, जो कि है पहला और तीसरा। तो पहला कमर्शियल पेपर क्या है, एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाई बैंक्स, ना कि आरबीआई। आरबीआई नहीं एवरीबॉडी, कोई भी बैंक जो है कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सी, हाँ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देना ही करो। तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही, होपफुली आपको क्लियर होगा कैसे होगा, ठीक है। चलो, दूसरा गलत क्यों है वो वाले पे फोकस करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या फिर सीडी एक शॉर्ट टर्म है, 7 days अप टू 1 year फिक्स इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन अ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, इट इज इशूड इन फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट। तीसरा सही, चौथा सही, बता दिया मैंने। सॉरी, चौथा सही इनकरेक्ट, वही तो मैं सोचूं। नेक्स्ट रहा आपके सामने, इन दी कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट, नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है पहले समझ लो। जितनी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती है, वो अगर कोई लोन देती है तो क्या कहेंगे, फाइनेंशियल डेट। अगर उनके अलावा कोई भी लोन देता है तो क्या हुआ, नॉन फाइनेंशियल डेट। बोलो ये क्लियर हुआ क्या, गुड। तो हाउसिंग लोन ओन बाई हाउस होल्ड क्या है, नॉन फाइनेंशियल, क्या है, नॉन फाइनेंशियल है, क्योंकि कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नहीं दे रही इनको। अगला, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, ये भी नॉन फाइनेंशियल है। ट्रेजरी बिल भी नॉन फाइनेंशियल है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट इशू करती है। अब बताओ ये तीनों के तीनों क्या हो गया एवरीबॉडी, नॉन फाइनेंशियल का ऑप्शन हो गया डी। बोलो एकदम क्लियर। पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि हाउसिंग लोन ये सारा कुछ क्या है, नॉन फाइनेंशियल डेट। नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट issued by government entities, household or businesses that are not included in the financial sector. Okay, good. Next, if the RBI decide to adopt an फिर से एक्सपेंशनिस्ट, होपफुली आपको क्लियर होगा, हाँ। अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो तो उसके लिए माफ। मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट डू, अब ध्यान है, नॉट डू बोल रहा है। अगर वो एक्सपेंशन वाली पॉलिसी चाहता है, मतलब पैसा इंफ्यूज करना चाहता है मार्केट में, सच दैट कि पैसा आए लोगों के पास में, कंज्यूम करें, डिमांड बढ़े और इकोनॉमी का पहिया आगे बढ़े, है ना। डिमांड बढ़ेगा, प्रोटेक्शन बढ़ेगा, प्रोटेक्शन बढ़ेगा, लोगों के हाथ में और पैसे आएगा और खर्च करेंगे, इस तरीके से इकोनॉमी का पहिया चलता रहता है। बोलो क्लियर, ठीक है। कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टेचुअरी, एसएलआर जिसको बोलते हैं, याद करो एसएलआर क्या होता था, है ना। सीआरआर और एसएलआर दोनों आपको अच्छे समझाया, जरा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना क्या होता है, ठीक है। तो एसएलआर को अगर कट करेगा, क्या करेगा, कम करेगा, तो ऑब्वियस है बैंक ज्यादा लोन दे पाएगा, किसको, लोगों को। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो खर्च करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। लेकिन हमसे ये क्या बोला कि नॉट डू, क्या करने के लिए, अगर वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है तो पहला तो करेगा। दूसरा, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, याद करो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, अगर उसके रेट को इंक्रीज कर देगा तो बताओ लोग, बैंक जो है आरबीआई से पैसे कम ले पाएगी, और पैसे कम ले पाएगी तो बताओ लोगों को लोन दे पाएगी, बिल्कुल नहीं दे पाएगी कम रेट पे, दैट्स वाई दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा, कट दी बैंक रेट और रेपो रेट, बैंक रेट और रेपो रेट कट करेगी आरबीआई, बैंक के पास ज्यादा फंड आएगा, फंड रहेगा और वो लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे दे सकती है लोन के फॉर्म में। तो ये तो बिल्कुल एक्सपेंशनिस्ट वाला मॉनेटरी पॉलिसी है। तो पहला है, तीसरा है, लेकिन हमसे नॉट पूछा था इसलिए ऑप्शन 2 हो जाएगा बी करेक्ट। बोलो क्लियर, गुड। अब पहला गलत क्यों है देख लेते हैं। अ रिडक्शन इन एसएलआर वुड मीन हायर लिक्विडिटी, मैंने समझा ही दिया, ओके, वही सारी चीजें हैं, चाहो तो आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। अच्छा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, समझो ध्यान से।
ये लीड टू हायर बोरोइंग कॉस्ट फॉर बैंक और दस रिड्यूस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मतलब ये है कि ओवरनाइट ओवरनाइट अगर बैंक को पैसे चाहिए होता है तो आरबीआई के पास जाता है, बोलता है कि भाई आरबीआई हमको कुछ पैसे दे दो। तो क्या करती है आरबीआई कि कुछ बेसिस पॉइंट ज्यादा, मतलब कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा करके उसको पैसे देती है उधार के तौर पे, फिर ले लेती है, जिसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। बोलो क्लियर है क्या? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसी वेर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट। चार स्टेटमेंट है कि राइस के मतलब चावल के प्राइस को, दाम को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। चार स्टेटमेंट। पहला, एमएसपी करता है क्या? अरे भाई बिल्कुल करता है। एमएसपी का कम, मान लो कि अगर एमएसपी है 40 रुपए किलो राइस का मूल्य, तो 40 से कम कोई भी किसान बेचेगा किसी को? बोलेगा बिल्कुल नहीं, हमें 40 रुपए गवर्नमेंट ही दे रही तो तुमको काहे दें। तो बिल्कुल अफेक्ट करता है एमएसपी किसको? राइस के प्राइस को। दूसरा, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, ऑब्वियस ये भी अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, ये भी करेगा। कंज्यूमर सब्सिडीज, कंज्यूमर को ज्यादा सब्सिडी दोगे दुकान से खरीदेगा नहीं, ओवरऑल प्राइस जो है रिड्यूस होगा, मतलब इम्पेक्ट करता है। तो ओवरऑल एक पहला दूसरा तीसरा चौथा सबके सब करते हैं। करेक्ट आंसर हो गया 1 2 3 4। ठीक है, क्या होता आप पढ़ सकते हो, बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है एवरीबॉडी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओके, which of the following is issued by the registered foreign portfolio investor to overseas investor who want to be part of Indian stock market without registering themselves directly? तो इसका करेक्ट आंसर है एवरीबॉडी प्रॉमिसरी नोट। क्या बोलते हैं, सॉरी, पार्टिसिपेटरी नोट। प्रॉमिसरी नोट तो हमने देखा क्या होता है, कॉमर्शियल पेपर होता है एक टाइप ऑफ, ठीक है। क्या शॉर्ट टर्म लोन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी वही होता है, बैंक वगैरह के इंटर ट्रांजेक्शन में काम आता है। लेकिन पार्टिसिपेटरी नोट है बिल्कुल करेक्ट जवाब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बोलो क्लियर? गुड। ऑप्शन देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। एक पार्टिसिपेटरी नोट और पी नोट बोलते हैं उसको, इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर हु वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ विद द मार्केट रेगुलेटर। दी इसके साथ सेबी के साथ बिना रजिस्टर किए ऐसा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सिलेक्टेड बाय, अभी हमने देखा कौन बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है, क्या? पब्लिक सेक्टर के बैंक के चेयरमैन का सिलेक्शन। ओके, तो गवर्नमेंट इन 2016 अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बैंक बोर्ड ब्यूरो एज ए बॉडी ऑफ इमिनेंट प्रोफेशनल। अभी देखा हमने क्या, 3 एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं, 5 अलग लोग होते हैं जो इमिनेंट पर्सन होते हैं, और वो रिकमेंडेशन करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम डायरेक्टर एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड state owned financial institution. The Ministry of Finance takes the final decision on the appointment in consultation with the Prime Minister office. Next question, service area approach was implemented under the purview of, the correct answer है लीड बैंक स्कीम। इसमें 1969 में इंदिरा गांधी जी ने ये बोला कि हर एरिया के लिए मेरे को बैंक चाहिए, समझ रहे हो क्या? तो एरिया स्पेसिफिक बैंक जो है बहुत सारे खोले गए, तो उसको हम सर्विस एरिया अप्रोच बोलते थे। किस स्कीम के अंदर है? लीड बैंक स्कीम के अंदर, ठीक। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ अ कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक इंडिया में है उसका एसेट जो है कौन सा चारों में से नहीं है? एडवांसेस बिल्कुल होते हैं, डिपॉजिट बिल्कुल नहीं होते, क्या ये लाइबिलिटी है एवरीबॉडी? लाइबिलिटी का मतलब कि आप पे उधारी है, समझ रहे हो क्या? लाइबिलिटी। एसेट का मतलब उसकी चीज है। अब समझो ध्यान से कि जो डिपॉजिट है वो लाइबिलिटी क्यों है? भाई डिपॉजिट किसका पैसा है? आप कहोगे सर ये तो लोगों का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। तो पब्लिक अगर आपके पैसे, अपने पैसे को आपके पास रख रही है तो आपकी लाइबिलिटी है ना, ये तो क्या आपकी लाइबिलिटी है ना, कुछ अगर दिक्कत परेशानी हुआ उस पैसे के साथ तो, इसलिए डिपॉजिट जो है वो लाइबिलिटी की तरह काम करते हैं। बाकी एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये सारे के सारे एसेट है किसके? किसी भी कमर्शियल बैंक के। बोलो क्लियर? गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट आरबीआई टेक टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपीज। मैंने क्या बोला कि इंडियन रुपीज जो है स्लाइड या फिर डी वैल्यू कब, डी वैल्यू सॉरी डिप्रिसिएट कब करता है, मतलब उसका दाम, उसकी वैल्यू, उसकी कदर कम क्यों होती है? जब वो ज्यादा अमाउंट में क्या हो बैंक में अवेलेबल हो। अभी मैंने समझा है कि इकोनॉमी के साथ साथ नेचर का, है ना, जीवन का रूल ये बोलता है कि अगर आप किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल रहोगे तो आपकी कीमत कम हो जाएगी। सेम मैनर में एवरीबॉडी इकोनॉमी में अगर रुपया, है ना, ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो उसका वैल्यू कम हो जाएगी, वो डिप्रिसिएट करेगा। तो बोल रहा है कोई स्लाइड ना करे, मतलब डिप्रिसिएट ना हो, तो कौन सा आरबीआई जो है मोस्ट लाइकली मेजर, कौन सा मेजर लेगी चारों में से? पहला, कर्बिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन इसेंशियल गुड एंड प्रोमोटिंग, नहीं क्वेश्चन में नॉट दी मोस्ट है ना, नहीं लेगी ये बताना है। कर्बिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन इसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, बिल्कुल एक्सपोर्ट प्रमोट करेगी, बाहर से डॉलर आएगा, पैसा हमारा मजबूत होगा। बोलो क्लियर? सब।
इंकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपीज डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, ये भी बिल्कुल कर सकते हैं, इससे भी पैसा मजबूत होगा। ईजिंग कंडीशन रिलेटेड टू एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरिंग, है ना, बाहर से उधार लेने को भी अगर ईजी करते हैं तो बाहर से डॉलर आएगा, मतलब विदेशी करेंसी आएगी, अपना रुपया क्या होगा, इंप्रूव होगा। अगला, फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, भाई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करोगे मतलब तुम और पैसा इन्फ्यूज करोगे मार्केट में, और पैसा आएगा, ऑलरेडी इतना है ना, तो क्या होगा, महंगाई तो होगी ही होगी, साथ में हमारा जो रुपया है वो क्या होगा, डेप्रिसिएट करेगा, घटेगा। समझ रहे हो क्या, डेप्रिसिएट किया, उसकी वैल्यू घटी, वो नहीं करना था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वही पूछा था, नॉट दी मोस्ट लाइकली मेजर। बोलो क्लियर। तो हमने मोस्ट लाइकली मेजर देख लिया, पहला दूसरा तीसरा होगा, चौथा नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूजुअली लीड टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, आरबीआई लोअर इंटरेस्ट रेट्स thus increasing aggregate demand. If domestic interest rates fall relative to elsewhere, it becomes less attractive to save money in domestic banks. Therefore, it will lead to flight of foreign capital from India or therefore weakening the Indian rupees further. Other measures listed above are likely to strengthen. बता ही दिया मैंने, है ना, तो इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। Which one of the following statement correctly describe the meaning of the legal tender money? क्या लीगल टेंडर मनी को कौन बेहतर वे में डिस्क्राइब करा चारों में से? द मनी विच इज टेंडर इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफरे द फ्री ऑफ लीगल केसेस, बिल्कुल नहीं। द मनी विच इज अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ दिस क्लेम, बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट ऑप्शन है बी। याद करो कोई नोट, है ना, एक काम करता हूँ, कोई नोट आपको दिखाई देता हूँ। कौन सा दिखाऊं? प्रोमिसरी 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 सरी नोट, वाह वाह वाह, प्रोमिसरी नोट ऑन इंडियन नोट्स। देखते हैं, अभी आपको दिखाता हूं क्या लिखा रहता है। मैं वचन देता हूं क्या करने का, इतना पैसा वापस करने का, ठीक है। तो कोई तो नोट दिख जाए, या फिर आपके पास कोई नोट है क्या, जल्दी बोलो। आपके पास नोट है तो उसमें देख लो, अदरवाइज इंडियन नोट देखता हूं। इंडियन 500 रुपए का देख लेते हैं, 500 नोट। ओके, ये देखो, मैं धारक को क्या लिखा है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। उर्जित आर पटेल, गवर्नर, आई प्रॉमिस टू पे दी बीरर द सम ऑफ 500 रुपीज। तो जो आपके पास है ना, क्या आता है, टेंडर मनी होता है, लीगल टेंडर मनी, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहां कंपल्सन होता है, क्या, क्रेडिटर अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट द सेटलमेंट ऑफ दिस क्लेम। ओके, इसी वजह से वो उसमें वैल्यू आती है, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं, कागज का टुकड़ा है जस्ट। इज दैट क्लियर? गुड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है कि लीगल टेंडर इज द मनी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ लैंड इज वैलिड फॉर पेमेंट ऑफ डेट। It must be accepted for the discharge of debt. They are by Act of 1934, which gives the central bank the sole right to issue bank notes. State that every bank note shall be legal tender at any place in India in payment for the amount expressed therein. बोलो क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, कैपिटल एडिक्वेट रेशियो। याद करो, ऊपर एक और रेशियो था, यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेट रेशियो, जिसको कार बोलते हैं, is the amount that bank have to maintain in their form of their own funds to offset any loss that bank incur if the account holder fail to repay dues. तो देखो, ये जेनरिक स्टेटमेंट जैसा नहीं दिख रहा कि हाँ सर ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा है किसी पर्टिकुलर टर्म को, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या अपन ने अप्रोच लगा दिखा है कि सही होता है। दूसरा, कार इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। अब सोचो कि अगर हर एक इंडिविजुअल बैंक कार डिसाइड करने लगे, ये क्या है, वो स्पेसिफिक अमाउंट है जो मेंटेन हो रहा अपने बैंक में। अब बोलो, कोई बैंक ऐसा चाहेगी कि वो कुछ अमाउंट जो है फिक्स रखे, है ना, बस रखे खुद से, कि उस पर कोई कंपल्सन नहीं है, खुद से रखे। अरे भाई, अगर वो कल को ये बैंक को इस पैसे को लोन देती है लोगों को, तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा उसे, है ना, उसकी ग्रोथ होगी, अदरवाइज वो थोड़े ना रखेगी। वो तो आरबीआई की गाइडलाइन है, दैट्स वाई उसको एसएलआर मेंटेन करके रखना पड़ता है कि नहीं, वो उसकी मजबूरी है, ना कि चॉइस है। तो अगर कार हम ईच इंडिविजुअल बैंक पे दे देंगे कि वो लोग डिसाइड करें, तो ऑब्वियस वो तो बहुत ही कम डिसाइड करेंगे, बहुत ही कम रखेंगे, ना के बराबर। बोलो हाँ ना? तो इसलिए दूसरा कॉमन सेंस से ही लग रहा गलत होगा, तो दूसरा गलत, तो ऑप्शन ए या डी। लेकिन मैं जाऊंगा ए की तरफ, क्यों? क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा है किसी टर्म को, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सही होता है। तो देखते हैं सही है कि गलत। बिल्कुल सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट समटाइम सीन इन द न्यूज। तो ये क्या था एवरीबॉडी, ध्यान से देख लीजिएगा। ये था एक्चुअल में द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू द बैंक डेबिट कार्ड। मतलब समझो, कोई मर्चेंट है, मतलब दुकानदार है जो कुछ सामान बेचता है, ठीक है। तो अब सामान बेचेगा तो उसके पास पैसे आएगा, है ना। क्या मान लो कि अगर वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके पैसे ले रहा, तो उसका कुछ हिस्सा कोई भी बैंक, जिस बैंक में उसका अकाउंट है, खाता है, वो चार्ज करती थी। उसी को क्या बोलते थे, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। बोलो क्लियर है क्या? तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट जवाब है। सिंपल सा क्वेश्चन है एवरीबॉडी, चाहो तो आप रख सकते हो, चार्ज फ्रॉम अ मर्चेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और बताना है करेक्ट कौन सा है। तीन स्टेटमेंट है, वन बाय वन देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस और सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बिल्कुल गलत, दोनों को मैनेज करता है। पहला हो नहीं सकता, पहला हो नहीं सकता, ऑप्शन बचा बी या सी। दूसरा, टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इज नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है एवरीबॉडी। कैसे पता सर आपको? एक्चुअल नॉलेज है ना, होता है, आपको भी होना चाहिए। दूसरा सही है, तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन आ गया सी, करेक्ट जवाब। हमारा सी जो है करेक्ट जवाब है। तीसरा भी देख लेते हैं अपने नॉलेज के लिए कि टी बिल ऑफर एंड आर इशूड एट डिस्काउंटेड फ्रॉम दी पार वैल्यू। अभी ऊपर मैंने समझाया कि डिस्काउंटेड रेट पे होता है। जैसे 100 रुपए का है, उस पर लिखा है 100 रुपए प्रॉमिस करने का वचन देता हूं, तो उसको 99 रुपए 98 रुपए ऐसे करके बेचते हैं। वैसे एक्चुअल में 100 रुपए होता नहीं, परसेंटेज में मैं बता रहा आपको, समझ लो क्या? जस्ट एक एग्जांपल दे रहा, ठीक है। अदरवाइज 25,000 से कम तो आप कर ही नहीं सकते, है ना। कम से कम 25,000 है ना का होता है टी बिल्स। अब टी बिल्स कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का मैंने आपको समझा ही दिया था। कितना? वो शॉर्ट टर्म है, 1 साल से कम के लिए 14 दिन, और कितना था? 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। अभी देख लेंगे डॉन्ट वरी, ये 4 के 4 थे। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। और दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंप्राइजेज डेटेड सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट एज ऑल्सो ट्रेजरी बिल्स, है ना। नहीं, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों करती है। ट्रेजरी बिल की बात करें तो हाँ, इनको क्या बोलते हैं? ट्रेजरी बिल्स। स्टेट गवर्नमेंट जो इशू करता है उसको ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। माफ कीजिएगा, ट्रेजरी बिल जो है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती, जैसा ऊपर सेकंड स्टेटमेंट हमने देखा था, ठीक है। ओके, एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज दिस सिक्योरिटी थ्रू इट्स पब्लिक डेट ऑफिसेज लोकेटेड इन वेरियस प्लेसेस। स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द, कौन सी सिक्योरिटीज? इसका नाम है ओके, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ध्यान रखो आप, ठीक है। मैनेज इन सर्विस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टी बिल की बात करें, ऑफर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जनरली अप टू 1 year। दे आर दस यूजफुल इन मैनेजिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। एट प्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड 4 टाइप ऑफ, ये सारे के सारे। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि टी आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 और मल्टीपल ऑफ 25,000। टी बिल आर इशूड एट अ डिस्काउंटेड एंड रिडीम्ड एट पार। बोलो क्लियर? गुड। Question number 38. With reference to the governance of public sector banking in India, consider the following. पहला है कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है स्ट्रिक्टली। ध्यान रहे, मैंने बताया है कहीं पे भी अगर ऐसे एक्सट्रीम वर्ड है, स्ट्रिक्टली, इंक्रीजिंगली, डिक्रीजिंग, है ना, कंटिन्यू, ये सारा का सारा गलत होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। पहला गलत। दूसरा, टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर टू मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक विद द प्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड। तो बिल्कुल दूसरा सही है, पहला गलत है। एवरीबॉडी ऑलरेडी इस क्वेश्चन को आपने किसी लेक्चर में कर लिया है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे। होपफुली आपको क्लियर है दोनों तरीका, एक तो नॉलेज बेसिस पे और दूसरा कॉमन सेंस बेसिस पे भी। दोनों टाइप से क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्यों सेटअप करें, क्या फायदा है उसका? तीन स्टेटमेंट। पहला, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, बिल्कुल सही बात है। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, एकदम सही है। To encourage young entrepreneurs to set up business particularly in rural area। ऐसा तो कुछ इसका पर्पज, एम, टारगेट तो नहीं है क्या कि रूरल एरिया में किसको, यंग इंटरप्रेनर्स को इंकरेज करो खोलने के लिए। तो तीसरा गलत, पहला दूसरा से ऑप्शन ए हो गया करेक्ट जवाब। देखो यहाँ पे पर्पज क्या है, एस एफ बी का, एस एफ बी का मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इट हेल्प इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, small or marginal farmer, micro or small industry or other unorganized sector to provide an institutional mechanism for promoting saving among the rural or semi-urban section of society। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, Which of the following statement is correct regarding the monetary policy। याद करो, मॉनेटरी पॉलिसी आ गया, हमारा टॉपिक भी यही था।
ठीक है, यहाँ से आप भी सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। इट डिसाइडेड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल मैंने बताया एमपीसी का काम है क्या, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, दैट्स वाई इंटरेस्ट रेट को क्या करता है, डिसाइड करता है। अच्छा, इट इज अ 12 मेंबर बॉडी, गलत जवाब, 6 मेंबर बॉडी है ना, जिसमें 3 आरबीआई होते हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, और 3 आरबीआई में एक गवर्नर हो गया, एक डिप्टी गवर्नर, एक और पर्सन होता है, और 3 इमिनेंट पर्सन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करती है अपने किसी पार्टी मेंबर से। तीसरा, इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर, बिल्कुल गलत। तो कौन सा गलत हुआ, दूसरा और तीसरा गलत, पहला सही, तो आंसर हो गया ऑप्शन 1 ओनली। तो आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, देखते हैं अच्छे से। तो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक स्टेचुअरी और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। दूसरा और तीसरा गलत है, क्यों, क्योंकि गवर्नर ऑफ आरबीआई एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है कमेटी का। कमेटी जो है 6 मेंबर होती है, जिसमें चेयरमैन भी होता है, तो बचे 5, एक हो गया वाइस चेयरमैन, बचे कितना, एक, और एक होता है आरबीआई, टोटल 3 आरबीआई का, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैंने बता ही दिया आपको, सारा कुछ क्लियर है ना। चलो एवरीबॉडी, इसमें इतना ही था, होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन होती है आपके लिए, सच दैट आप उसको मेंस में यूज कर पाओ या फिर डेली लाइफ में जीवंत रहने के लिए, है ना, जीवन को चलाने के लिए भी इसको आप इस्तेमाल कर पाओ। तो फैज अहमद फैज साहब का कहना है कि जो तेरा हक है वो तुझे मिलेगा ही मिलेगा, अगर तू सच्चे दिल से अपने हक की राह पर चले। समझ रहे हो क्या, कि अगर आप सच्चे दिल से अपने हक की राह पर चलते हो तो जो आपका हक है वो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो इन्हीं शब्दों के साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।